सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग अर्थशास्त्र की तीसरी परिभाषा सीमित साधन संबंधी परिभाषा जो है प्रोफेसर रॉबिन्स की, ये हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा की आलोचना के बाद आई है। वे अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इस परिभाषा को वो दिए हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित व वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तात्पर्य कि जो साधन हैं वो सीमित हैं, सीमित व वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों और उसके अनेक साध्यों के बीच मानव कैसा व्यवहार करता है उसी का अध्ययन है। तात्पर्य कि हमारे पास जो संसाधन है वो बिल्कुल सीमित हैं, लेकिन उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं और इन्हीं वैकल्पिक प्रयोगों में सीमित साधनों का प्रयोग मानव किस व्यवहार से करता है, इसी व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब इसमें कुछ बातें निकल के आती हैं जो इनकी परिभाषा से कुछ तथ्य निकल के आते हैं। वो है कि पहला तथ्य, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी आवश्यकताएं अनंत हैं, और यानी एक आवश्यकता भी पूरी नहीं हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती, दूसरी पूरी होती तीसरी उत्पन्न हो जाती। इस तरह आवश्यकताओं का एक जाल बनता जाता है और आप एक एक पूरा करते हैं और एक एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं, यह इनकी परिभाषा से प्रतिध्वनित होता है। और उन साधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। चूँकि आवश्यकताएं जितनी अनंत हैं उतने उन साधनों का आप वैकल्पिक रूप से प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। आपका विवेक यह बता देता है कि हमें किस आवश्यकता की पूर्ति पहले करनी चाहिए, किसकी बाद में करनी चाहिए। तो आप जो सबसे आवश्यक आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति पहले करते हैं और उसके बाद वाली आवश्यकता यदि साधन बचता है तो बाद में पूरा करते हैं। इस तरह से ये परिभाषा सीमित साधनों वाली परिभाषा कही जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देखेंगे एक एक करके और उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहली विशेषता ये है इसकी कि यह वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इनकी विशेषता, इनकी परिभाषा अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बना देती है। यह वास्तविक विज्ञान वह होता है जो केवल सिद्धांतों का निर्माण करता है, सिद्धांत सही हैं या गलत हैं इस बारे में विचार नहीं करता है। यानी कि पहली विशेषता है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान बन जाता है। अब आप देखेंगे कि चाहे जिस प्रकार के साधन हों वो सीमित हैं और उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं, उसी में आपको विवेकपूर्ण व्यवहार करना है। इसलिए यह हर प्रकार के व्यवहार में लागू होता है और इसलिए यह वास्तविक विज्ञान हो जाता है। दूसरा, मानव व्यवहारों का यह अध्ययन है। यह मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो यह विशेषता मार्शल की परिभाषा की विशेषता से मैच करती है। मार्शल भी कहते हैं अर्थशास्त्र मानव अध्ययन का एक भाग है। इस तरह से यहाँ इन दोनों परिभाषाओं में समानता भी आ जाती है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। तीसरा है भौतिक प्रभाव से इसमें मुक्ति है। भौतिक प्रभाव से मुक्ति है। मार्शल ने कहा कि भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए आप धन को जुटाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने भौतिक प्रभाव को से मुक्त कर दिया। ये सभी प्रकार में ये आ जाती है। यानी अर्थशास्त्र सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है जिसमें साधन सीमित हैं और उसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। चौथा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसमें विस्तृत हो जाता है। आपने मार्शल की परिभाषा पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि मानव व्यवहार के उस भाग की जांच करता है जो भौतिक धन जो उसके कल्याण से या आर्थिक कल्याण से जुड़ा हुआ है।
मार्शल की परिभाषा में आपने ये पढ़ा है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के उस भाग से जुड़ा हुआ है जो उसके भौतिक कल्याण से संबंधित है, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र सभी भागों से जुड़ा है। जहाँ साधन सीमित हैं। अर्थशास्त्र सभी भागों से जुड़ा है जहाँ साधन सीमित हैं और उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। इस तरह समरी रूप में आप कह सकते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान बन जाता है। यह मानव व्यवहार का अध्ययन है, जैसा कि मार्शल ने भी बताया है। लेकिन मार्शल ने कहा है कि आर्थिक या भौतिक भाग का अध्ययन करेगा, लेकिन यहाँ ये भौतिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है, यानी ये सभी व्यवहारों का अध्ययन करेगा जहाँ साधन सीमित हैं। और इसलिए यह इनकी परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत कर देती है, जबकि मार्शल की परिभाषा इसे आर्थिक पक्ष तक या भौतिक पक्ष तक ही सीमित रखती है, भौतिक कल्याण तक ही सीमित रखती है। लेकिन इनकी परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए उन सभी क्षेत्रों में लागू हो जाती है जहां साधन सीमित हैं और उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। इसी आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। तो कुछ आलोचनाएं भी आपको देखनी चाहिए। जैसे पहली आलोचना इनकी ये है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत, जो अंतिम विशेषता थी वही इसकी पहली आलोचना है। अब मार्शल कहते हैं कि केवल भौतिक कल्याण से संबंधित अध्ययन करेगा, जबकि ये कहता है नहीं, ये सभी प्रकार का अध्ययन करेगा, जो कि सही नहीं है। वास्तव में अर्थशास्त्र उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए जहां धन का लेन देन या भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है इनकी परिभाषा के कारण, यह इसकी पहली आलोचना बनती है। दूसरी आलोचना है साधन और साध्यों के बीच स्पष्ट भेद न होना। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ साधन हैं जो पहले साध्य होते हैं और बाद में वो साधन हो जाते हैं। तो इस तरह साधन और साध्यों के बीच उचित भेद नहीं रह जाता है। कल्पना करिए कि आपको इंटर में पढ़ना है, तो आपका जो साधन है वह 10 पास होना चाहिए, यानी 10 पास की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप 11-12 में जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। पहले जब आप 9-10 में थे, 6-7-8 में थे, तो आपका लक्ष्य होता था हमें 10 पास करना है। तो एक समय वो 10 पास करना आपका साध्य होता था, लेकिन इंटर में पढ़ने के लिए वही साधन हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने जब हर क्षेत्र में लागू करेंगे तो यह स्पष्टता समाप्त हो जाती है कि कौन साधन है और कौन साध्य है। इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बना दिया। तीसरी आलोचना है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं वरन सामाजिक विज्ञान है और एक कला भी है। इन्होंने जो रॉबिन्स की परिभाषा है, ये अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बना देते हैं। ये कह देते हैं कि सीमित साधन होंगे और उसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग होंगे और जो मानव व्यवहार करेगा वही उसी का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। इस तरह ये वास्तविक विज्ञान बना देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान नहीं है, एक कला है। बहुत इसको अर्थशास्त्र को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो मानव कल्याण में कितने उपयोगी हैं। चौथी इसकी आलोचना है अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं रहता। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य काम ये नहीं है कि कौन सा उद्देश्य सही है कौन सा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं हो सकता। जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसे गलत कहेगा। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, क्योंकि ये न सिर्फ सिद्धांत बनाता है बल्कि उन सिद्धांतों को लागू करने उसकी कल्याणकारी क्षमता को भी परखता है। पांचवी जो आलोचना है ये मानव व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे व्यवहार आपकी रीतियों, परंपराओं, रहन सहन पर आधारित होता है। कुछ सभी व्यवहार हमेशा वैज्ञानिक नहीं होते हैं। कुछ व्यवहार आपको पूर्वजों से मिली हुए संस्कार के आधार पर तय करने होते हैं और वो हो सकता है कभी कभार आपके लिए हानिकारक हो, लेकिन आप उनका पालन करते हैं। इसकी छठी आलोचना, इसमें सामाजिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। इसमें कह दिया गया कि साधन सीमित हैं और उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं, जो प्रयोग सबसे अधिक लाभदायक हो उसी को करना चाहिए। इसमें सामाजिक पक्ष की उपेक्षा हो जाती है। बहुत सारे कभी कभी आपको ऐसे प्रयोग करने होते हैं जहां आपको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको मानवता के नाते मानव कल्याण के लिए आपको कार्य करने पड़ते हैं। जैसे किसी को
किसी भूखे को खाना खिलाना, तो भूखा आपको आशीर्वाद देगा, आपको उसके प्रतिफल में कुछ नहीं देगा। ये परिभाषा स्थैतिक है। 7वीं आलोचना है कि यह परिभाषा स्थैतिक है, यानी स्थिर परिभाषा है, ये परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव नहीं कर सकती। और 8वां केवल निगमन प्रणाली पर आधारित है। यह आगमन और निगमन 2 शब्द आपको आते हैं, अक्सर हर सामाजिक विज्ञान में मिलते हैं। ये हैं क्या? आगमन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें पहले से सूचनाएं आती रहती हैं और तब जाके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे क्षेत्र में आप रिसर्च किए हों, क्षेत्र में पूछताछ किए हों, डाटा इकट्ठा किए हों, या सामाजिक रूप से ऐतिहासिक रूप से कुछ बातें आपको जानकारी में दी गई हैं, इसे आगमन प्रणाली कहते हैं। इस पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो सिद्धांत तैयार किए जाते हैं, उन्हें आगमन प्रणाली कहते हैं। जबकि निगमन प्रणाली में आपने तर्क किया, तर्कपूर्ण सोच विचार किया और एक सिद्धांत बना दिया, इसे निगमन प्रणाली कहते हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा निगमन प्रणाली पर आधारित है, आगमन प्रणाली पर आधारित नहीं है। इस तरह इसकी ये आलोचनाएं हैं कुछ। और मार्शल और रॉबिन्स में जहाँ समानताएं थी वहाँ मैंने समानताएं आपको बता दिया, जहाँ विषमताएं थी वहाँ मैंने विषमताएं बता दिया। ये परिभाषा यहाँ ख़त्म होती है। अगली परिभाषा है जेके मेहता की परिभाषा, जिसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।